शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले मैं भी ईरान में इजरायली जारियत की मजम्मत करना चाहूँगी। जिस तरीके से अनप्रोवोक्ड हमला किया है इसराइल ने ईरान पे, उसकी जितनी भी कंडेमनेशन की जाए वो कम है। और ख़ुसूसी तौर पर टारगेट करके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनके रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उनको कत्ल करना, वो सिविलियंस थे, दे वर नॉट इन द मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो मैं समझती हूँ कि ये इंसानी हकूक़ की और आलमी कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। नेतन्याहू के मुँह को खून लग चुका है। पिछले 20 माह में गज़ा के अंदर 5500 से ज़्यादा अफराद, जिनमें बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं, प्रेस के लोग शामिल हैं, शहीद हो चुके हैं। 1,28,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। अब मैं समझती हूँ कि सिर्फ मजम्मती बयानात काफ़ी नहीं हैं, मुस्लिम ममालिक को यूनिटी भी दिखानी होगी और कोशिश करनी होगी कि अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हो, ताकि इस जारियत को रोका जाए, इसको लगाम दी जाए। जब मैं बात कर रही हूँ इसराइली जारियत की, तो मुझे बार बार पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी का वो कमेंट्स याद आ रहा है कि नरेंद्र मोदी एक इंफीरियर क्वालिटी कार्बन कॉपी है नेतन्याहू की। तो भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान पे जारियत दिखाई और उसके ऑपरेशन सिंदूर को हमारी अफवाज पाकिस्तान ने शिकस्त दी, तो मैं अफवाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान आर्मी ने प्रोफेशनलिज्म भी दिखाया, एक बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन थी, साइबर डोमेन में भी, नैरेटिव में भी, ISPR की, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान नेवी की, पाकिस्तान एयरफोर्स की, जिसने भारत को शिकस्त दोचार किया और पाकिस्तान का वक़ार आलमी दुनिया में बुलंद किया। इसके लिए मैं अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती हूँ। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि मीडिया के अगर किरदार पे उनको खराज तहसीन पेश ना किया जाए तो ज़्यादती होगी, क्योंकि हमारे मीडिया ने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई ऐसे वक्त में जबकि फ़ेक न्यूज़ का बाज़ार गर्म था, और एक ज़िम्मेदाराना सहाफ़त के ज़रिए पाकिस्तान के नैरेटिव को उजागर किया। पाकिस्तान की दिफा की बात होगी, कौमी सलामती की बात होगी, तो यकीनन पाकिस्तान की जो एटॉमिक कैपेबिलिटी है, जो न्यूक्लियर सलाहियत है, उसकी भी बात होगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हम मकरूस हैं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, इसीलिए न्यूक्लियर टेस्ट हुए। अगर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ना होती, पाकिस्तान के पास ये सलाहियत ना होती, तो शायद फिर कोई टेस्ट भी ना हो सकता। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मकरूज़ हैं। आज शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमन का सफ़ीर बन के दुनिया भर में पाकिस्तान के नैरेटिव को पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, एक जो डिप्लोमेसी का जो एक गैप था उसको ब्रिज किया, दुनिया की पार्लियामेंट्स तक, अक़वाम मुत्तहिदा तक, अहम फोरम्स तक, थिंक टैंक्स तक, इंटरनेशनल मीडिया तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। और ख़ुसूसी तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर कश्मीर का मुकदमा और इंडस वाटर का मुकदमा पेश किया। उन्होंने लोअर रिपेरियन के राइट्स जो है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की, पाकिस्तान में भी और आलमी दुनिया में भी। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की लीगैलिटी को दुनिया में समझाया भी और उसके ऊपर हिमायत भी हासिल की। तो मैं ये समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी वो शख्सियत है जिन्होंने उस गैप को, उस खला को पुल किया जो पाकिस्तान बहुत अरसे से महसूस कर रहा था। अब अगर मैं डिप्टी स्पीकर साहब इस बजट पे आ जाऊँ, तो मैं कहती हूँ आज़ाद शुमार रहने दें। आज़ाद शुमार के चक्कर में मेरा वक्त चला जाएगा। सिर्फ ये कह सकती हूँ कि अगर मैं आज सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा नहीं, मैं पाकिस्तान की आवाज़ बन के बात करूँ, तो ये बजट हक़ाइक़ से बहुत दूर है। अगर मैं सिर्फ तालीम के शोबे की और सेहत की बात करूं, तो मैं ये कहूँगी हम जो है पाकिस्तान को जिस तरीके के आज चैलेंजेस दरपेश हैं, हमारे 2.6 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, लेकिन तालीम के शोबे को नज़रअंदाज किया गया है। इसी तरीके से सेहत, आलमी इदारा सेहत के मुताबिक
सेहत का बजट जो है वो 5% होना चाहिए, जबकि हमारे 2.9% है। मैं समझती हूँ कि सेहत जो है ये इंसानी हकूक़ हैं, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है, इस पे तवज्जो देने की बिल्कुल ज़रूरत थी। लेकिन ये बजट जो है इसमें या तो आपको कर्ज़ नज़र आते हैं या कर्ज़ की अदायगी नज़र आती है या टैक्स नज़र आते हैं। पेट्रोलियम लेवी, अगर पेट्रोलियम लेवी लगती है तो उससे सिर्फ पेट्रोलियम की प्राइस नहीं बढ़ती, हर चीज़ की प्राइस बढ़ती है। इन्फ्लेशन एक आसेब बन के पाकिस्तान के अवाम को खा रहा है, एक ऐसा आसेब जिसका सामना हम रोज़ करते हैं। हुकूमत के अदाद शुमार कुछ भी हो, लेकिन क्या एक आम आदमी को कोई रिलीफ हासिल है? कोई रिलीफ हासिल नहीं है। अगर आवाम आदमी को रिलीफ हासिल हो तो ना जराइम बढ़ते हैं, ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ना ही जो है लोग दहशतगर्दों के आलाकार बनते हैं, ना ही ख़ुदकशियाँ करते हैं, ना ही जो है भिखारी बनते हैं। आज पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है कि भिखारी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये इस वजह से कि हुकूमत की खुद इन्हिसारी की तरफ या डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। तो इस बात का मैं समझती हूँ कि ये वो अहम मसाइल हैं जिसकी पे वोट करने से पहले पीपल्स पार्टी को भी और बाकी अवाम को भी सोचना चाहिए। क्या हुकूमत जो है तनख्वाह के नाम पे कहती है कि जी तनख्वाह बढ़ाई 10%, महंगाई बढ़ाई 60%, तनख्वाह बढ़ाई 10%, यानी आप मुवाजना करें कि अगर 10% तनख्वाह बढ़ेगी और 60% महंगाई बढ़ेगी, उसके बाद टैक्स होगा, आपको तनख्वाह मिली टैक्स, आपका पैसा बैंक में गया टैक्स, आपकी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई टैक्स, आपने कोई ख़रीदारी की टैक्स। तो बात ये है एक आम आदमी के पास, एक सैलरीड क्लास के पास बचता क्या है? फिर अब जिस तरीके से फाइनेंस बिल के अंदर एक हरेसमेंट क्रिएट की गई FBR को गैर ज़रूरी इख्तियारात दे के कि वो किसी को भी चाहे अरेस्ट कर ले शुबे की बुनियाद पे। एक नैब का इदारा कम था जिसने किसी शरीफ आदमी की इज्जत रहने नहीं दी। मैंने जब 2020 के अंदर नैब की अब्यूज़ पे रिपोर्ट बनाई थी तो उस वक्त तक 13 अफराद नैब की कस्टडी में अपनी ज़िंदगी हार चुके थे, और उसके अंदर ब्रिगेडियर असद मुनीर का भी नाम आएगा, प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर अमीन का भी नाम आएगा। और अब हम देख रहे हैं कि फ़रतुल्लाह बाबर जैसी शख्सियत जिनके पास 2 तिहाइयों से कोई सरकारी ओहदा नहीं है, उनको भी कहते हैं इख्तियारात से तजावुज़ किया। ये एक ब्लैकमेलिंग का तरीक़ेकार है। अब FBR के हाथ में भी यही टूल दे रहे। मैं समझती हूँ इसको पूरे ऐवान को, हुकूमती बेंचों को भी और अपोजिशन को भी और पीपल्स पार्टी को भी बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए। इसी तरीके से सोलर पे 18% टैक्स, दूध पे 18% टैक्स, यानी आप ये देखें अब लोग क्या करें। दूध भी कोई आपके लिए जो है कोई एक ऐसी, मैं कहूँ कि फैसिलिटी है, कोई ऐसा जो है अयाशी का ज़रिया है जिस पे 18% टैक्स लगा दें। यानी हुकूमत की मुझे पॉलिसी समझ नहीं आई। फिर सोलर पे एक तरफ हम कहते हैं ग्रीन एनर्जी प्रमोट करो, दूसरा हम कहते हैं कि सोलर पर टैक्स हो। क्या सोलर के पे टैक्स पे पीपल्स पार्टी तो कम से कम वोट नहीं देगी? मैं समझती हूँ बाकी भी ऐवान के मेंबर्स अगर इस अहमियत को समझें कि सस्ती बिजली की क्या अहमियत है, तो उनको भी जो है बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए। अब अगर तनख्वाह की मैं बात कर रही थी, 10% इजाफा, 10% इजाफे को तो चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, हम जब काउंट करेंगे अब जब किसी को तनख्वाह मिलेगी, PTV के मुलाजमीन को 3 महीने और 2 महीने, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 3 महीने से और रेगुलर मुलाजमीन को बेशतर को 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। उसके अंदर भी जो है एक प्रेफरेंस है कि कौन आपको पसंद है, कौन नहीं पसंद है, किसको तनख्वाह देनी है, किसको नहीं देनी है। एक इम्तियाजी सलूक जो है वो बरपा है। और जब तनख्वाह और पेंशन मिलेगी नहीं और ईद पे भी नहीं मिली, ये हमने कायमा कमेटी में इस मसले को उठाया तो हमसे वादा किया गया कि जी ईद से पहले सबके वाजिबात अदा कर दिए जाएंगे। ना पेंशनर्स को पेंशन मिली, ना तनख्वाहदारों को तनख्वाह मिली। तो ये तो मैं समझती हूँ अगर ये हाल है तो फिर हम बजट का क्या करें? जी अभी तो मेरा टाइम शुरू हुआ है स्पीकर साहब। आप अभी से फिर एग्रीकल्चर पे भी बात कर लूँ, क्योंकि अगर उस पर बात नहीं की तो मैं समझती हूँ कि एक अहम नुक्ता रह जाएगा। सिर्फ वीट ग्रोअर्स को 2.2 ट्रिलियन नुकसान, 2200 अरब नुकसान जो है पिछले मई से लेके अब तक हुआ। किस वजह से? कि हुकूमत ने जो है गंदम इंपोर्ट की, इसलिए कि गंदम की प्राइस जो है वो हुकूमत ने फिक्स नहीं की। और गंदम इंपोर्ट ये नहीं कहें कि सिर्फ जो है इंटरिम गवर्नमेंट ने की, अप्रैल तक भी शिप्स आ रहे थे।
तो जिस तरीके से जो है किसानों को जो समझते थे कि गंदम की पैदावार आएगी तो बेटी की शादी करेंगे, गंदम की पैदावार आएगी तो कोई ट्रैक्टर लेंगे, गंदम की पैदावार आएगी तो घर की मरम्मत कराएंगे, उनके हाथ में तो कशकोल पकड़ा दिया है। यही हाल जो है कपास का हुआ है, यानी 18% सेल्स टैक्स डोमेस्टिक कपास पे था और इम्पोर्टेड पे नहीं। अब इम्पोर्टेड यार्न पे लगा दिया है, मगर बाकी प्रोडक्ट। वाइंड अप करें, आपके 10 मिनट हो गए, प्लीज। एलोकेटेड टाइम 10 मिनट है। जी स्पीकर साहब, थोड़ा सा मुझे 2 मिनट दे दें, मुझे अहम बात करनी है। आखिरी बात कर रहे हैं, वाइंड अप। जी आखिरी बात नहीं है, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी है, इसीलिए कि ये बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है। सिंध के अंदर जिस तरह से कि M6 के मंसूबे के ऊपर 400 अरब के बजाय सिर्फ 15 रखे गए हैं, जिस तरीके से सिंध के K4 के मंसूबे को नज़रअंदाज किया गया है, जिस तरीके से हाउसिंग PWD के ख़त्म होने के बाद जो सिंध के प्रोजेक्ट्स हैं वफाक ने अपने पास रखे हैं, एक जो है तसल्लुत कायम करना चाह रहे हैं, उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। ये वो नुकात हैं, ये वो अगर इनकी दुरुस्तगी नहीं हुई, इन पे डायरेक्शन दुरुस्त नहीं हुई तो हम वोट नहीं करेंगे। इन नुकात पे बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। ये सोचना चाहिए हुकूमत को कि वो हमारे वोटों पे खड़ी है, लिहाजा उनको इस बात की लाजमी इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारी सेंसिटिविटीज़ हैं उनका ख्याल रखें। वादे झूठे ना करें, वादे वो करें जो वफा हो जाए, और अगर नहीं कर सकते, जब तक ये तब्दीलियाँ नहीं होंगी, पीपल्स पार्टी विल नॉट वोट। इसके साथ आखिरी एक बहुत ज़रूरी बात मुझे ये करनी है कि जब आप बजट की बात करते हैं, बहुत सी चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ अपनी तकरीर की, लेकिन ख़वातीन की नुमाइंदगी की बात करते हैं तो ख़वातीन को उनके तनासब के हिसाब से उनको भी बजट में उनके लिए भी वही रखें जो इंसेंटिव्स जो आप बाकी मेंबर्स के लिए रखते हैं, उनको भी जो है डेवलपमेंट बजट में उसी तनासब से शेयर मिलना चाहिए। उनके ऊपर भी उतनी ही जिम्मेदारी है, वो भी उनका वोट का भी वही हक है। फिर इसी के साथ साथ स्पीकर साहब मैं ये कहूँगी कि यकीनन जो है पार्लियामान के लिए बजट रखा होगा, और कुछ नहीं है तो कम से कम हेल्थ एंड हाइजीन की बात है, यहाँ के टॉयलेट्स ही अपग्रेड करवा दें, ख़वातीन का सर्विस सेंटर अपग्रेड करा दें। इस काबिल नहीं है को इस्तेमाल किया जा सके। दीज आर द बेसिक नीड्स। बहुत शुक्रिया। इस शेर के साथ मैं जो हूँ अपनी तकरीर का अख्ताम करती हूँ कि बात ख़त्म नहीं हुई। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़ुबान को मत रोको, तुमको अगर तौफीक नहीं मुझी को सच कहने दो। यह भी जालिब का शेर है और आज बिल्कुल सही आता है। शुक्रिया।